फ्रेंड्स, वर्ब चैप्टर में ही आज आपको इसी से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसका करेक्शन किस तरह से होता है, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप ये समझ लें, यदि से आरंभ होने वाला क्लॉज, ये समझें आप, यदि से, इफ से, इफ, यदि, हिंदी में अगर, यदि अथवा अगर से होने वाला क्लॉज और शुरू होने वाला क्लॉज, इसका फ्यूचर टेंस नहीं होता। हिंदी में तो ये कंफ्यूजन, ये डाउट्स होता है। हिंदी में तो गागेगी आता है, लेकिन इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेट करते हैं, इसको माने इसका अनुवाद करते हैं, तो वो फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा। अब इसके आगे जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं कि इफ से जो वाक्य शुरू होता है, ये सदैव सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो दूसरा क्लॉज इसमें होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो आप समझें, यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, इफ वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कहने का तात्पर्य, हिंदी में देखेंगे तो दोनों गागेगी तो समाप्त होंगे। जैसे एक मैं हिंदी लिख करके आपको समझाता हूं, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। यदि मैं पीटूंगा तो वह रोएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस इसी तरह से आरंभ होगा। और एक चीज और बता दें, ये स्पेशल स्ट्रक्चर में कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाया है। डिटेल किस तरह से बनता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा मैं ग्लांस देना चाहूँगा। ये ग्लांस है, कंडीशनल सेंटेंस ये शर्त प्रकट करने वाला वाक्य होता है। यह 4 प्रकार का होता है। इसके काइंड्स 4 हैं: प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल और एज इफ वाला क्लॉज, एज इफ वाला एक वाक्य होता है जिसमें मानो या जैसा कि आता है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, यह आप कंडीशनल सेंटेंस स्पेशल स्ट्रक्चर में कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया है। यहाँ तो सिंटैक्स चैप्टर में मैं बता रहा हूँ। इतना आप समझिए, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। यहाँ एक चीज और समझ लें, अगर अथवा यदि से जो क्लास शुरू होता है और बीच में तो या तब अवश्य आता है, निश्चित है। तो ये अनुवाद करते समय तो या तब को नहीं लिखते, निश्चित है। कहने का तात्पर्य, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अभी शुरू में हमने बताया इफ वाला क्लॉज फ्यूचर टेंस में कभी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब, इफ वाला क्लॉज जहां जिसमें इफ का प्रयोग है, ये फ्यूचर नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट बनेगा। अब देखो, देखें आप, अनुवाद करके मैं बता रहा हूं। इफ आई बीट दी चाइल्ड, कामा, तो या तब के लिए कामा लगेगा, ही विल वीप। इस तरह से बनेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। इफ यू रिक्वेस्ट मी आई शैल हेल्प यू। इफ यू रिक्वेस्ट मी, कामा,
आई शैल हेल्प यू। यहां एक चीज और समझें, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो रूल है आई वी के साथ शैल का प्रयोग, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग, यहां बिल्कुल वह प्रयोग होगा और उसी के अंतर्गत ये लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है, ये तो कौन सा कंडीशन थी? प्रोबेबल कंडीशन। और दूसरा है इम्प्रॉबेबल कंडीशन। ऐसी स्थिति में जो इम्प्रॉबेबल कंडीशन होती है उसमें दोनों क्लास, एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वुड शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। पहला क्लास जो है पास्ट इंडेफिनिट है और जो प्रिंसिपल क्लास होगा वह भी पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है अथवा वुड अथवा शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही रैन ही वुड विन द रेस। इफ, ये सेकंड रूल है, इफ ही रैन ही वुड विन द रेस। विन द रेस, ये आप देखें, यदि वह दौड़ा तो रेस जीत जाएगा। ये किसमें है? इम्प्रॉबेबल कंडीशन में। ये पास्ट में आया, ये भी पास्ट हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ ही के साथ विल लगा है और यहाँ जो है ही के साथ वुड लगा है, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली, आई शुड सी द रेड फोर्ट। आई शुड सी दी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। इस तरह से देखिए, ये पहला क्लास इट मीन सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट इंडेफिनिट में आया और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में आया, क्योंकि शैल का पास्ट फॉर्म शुरू होता है। अब नेक्स्ट जो है, यदि पहला क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। नेक्स्ट है, यदि पहला क्लास पास्ट पर, पहला क्लास का मतलब क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट परफेक्ट में होता है, तो दूसरे क्लास में कर्ता के अनुसार वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। फिर समझे, यदि सबऑर्डिनेट क्लास, या ऐसा कह सकते हैं इफ वाला क्लास पास्ट परफेक्ट होता है, तो जो प्रिंसिपल क्लास होता है उसमें वुड हैव अथवा शुड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड कम टू मी, इफ ही हैड कम टू मी, तो दूसरा क्लास वुड हैव या शुड हैव जैसा करता होगा उसी के अनुसार इफ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आता, आई वुड हैव किल्ड हिम, आई वुड हैव अब यहां आपको संदेह होगा कि यहां शुड लगना चाहिए था, वुड क्यों लगा?
तो आप इसको समझे, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव किल्ड हिम। ये धमकी है, इसलिए बताए हैं करता आई वी के साथ विल का प्रयोग, तो उसी का पास्ट फॉर्म यहाँ वुड हो गया है, इसलिए यहाँ वुड का प्रयोग हुआ। एक उदाहरण और आप देख लें, इफ यू हैड कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते। एक चीज और समझ लें, हिंदी में तातीते आता है, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपको एक अच्छी खबर देता, तातीते आया हिंदी में। किंतु ये मैं सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये बताता जा रहा हूं आपको कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में यदि ऐसा होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज में इसी तरह होगा। तो इफ यू हैड कम टू मी, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू हैड come to me, I should have given a good news. I should have given. तो अब आप इस तरह से समझिए, ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। तो ये करेक्शन सिंटैक्स का चैप्टर चल रहा है, इसे ट्रांसलेशन को आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य, यदि ये क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगा तो निश्चित है इसमें वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज इंपरेटिव है। अब प्रिंसिपल क्लॉज समझिए, प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स बाद वाला क्लॉज। यदि प्रिंसिपल क्लॉज इंपरेटिव है तो इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखा जाता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज, फिर से देखें इसको, यदि या अगर वाला क्लास सदैव मैं बताता जा रहा हूं आपको कि वो सबऑर्डिनेट क्लास होगा, तो यहां ये रूल क्या है, प्रिंसिपल क्लास यदि प्रिंसिपल क्लास इंपरेटिव है तो सबऑर्डिनेट क्लास इट मींस इफ वाला क्लास ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इफ यू लाइक कम टू मी, इफ यू लाइक कमा कम टू मी। अब देखें, इफ यू लाइक ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। यदि प्रिंसिपल क्लास इंपरेटिव सेंटेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लास या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। एक उदाहरण और मैं बताता हूं, इफ यू वांट टू पास वर्क हार्ड, इफ यू वांट टू पास कमा वर्क हार्ड। अब आप देखें, प्रिंसिपल क्लास इंपरेटिव है तो ये सबऑर्डिनेट क्लास ये पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। तो ये रूल है, करेक्शन का रूल है, इसको यदि पास्ट में कर देंगे तो निश्चित ही गलत हो जाएगा। इफ यू वांटेड अगर कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास अगर इंपरेटिव है तो ये प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। अगला है, यदि वाक्य सिंपल है, अगला है यदि वाक्य सिंपल है, सिंपल साधारण और स्टैंडर्ड लास्ट अथवा एगो का प्रयोग है, तो जो उसका वर्ड होगा
वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसको मैं टेंस में आपको बताया हूँ पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, जिसमें लास्ट, एगो, स्टरडे आएगा, वह निश्चित तौर से वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसको आप समझें, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू मी स्टरडे, ही केम टू मी इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यदि स्टरडे में प्रेजेंट परफेक्ट में लगा दूं तो वाक्य गलत माना जाएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं, ये वाक्य को सही, केवल करेक्शन आपको बताएं, करेक्शन का सिंटैक्स का महत्व क्या है। सिंटैक्स का महत्व, हाउ टू राइट करेक्ट, हाउ टू रीड करेक्ट, माने किस तरह से मैं सही पढ़ता हूं, किस तरह सही लिखता हूं। सिंटैक्स टेल्स अस, यह हमको सिंटैक्स ही बताता है। इसलिए ये रूल्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगली चीज मैं आपको बता देता हूं, ग्रामर में सिंटैक्स बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि वह जाती है, मैं जाता हूं। यदि मैं राम जाता है तो सही है, अगर सीता जाता है लिखा जाएगा तो कहाँ सही है। जिस तरह से हिंदी में है, उसी तरह इंग्लिश में भी ये सिंटैक्स का महत्व होता है। एक उदाहरण इसमें और हम देख लेते हैं। He went there 2 days ago. He went, or Ram went there राम वेंट देयर, राम वहां गया 2 days ago, 2 days ago। अब देखिए ये हो आ गया, तो यह वाक्य किसमें हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। तो आप इसको ध्यान दें। एक रूल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, यदि नाउन क्लॉज इंट्रोगेटिव है तो प्रिंसिपल क्लास के बाद प्रयोग होने वाला वाक्य असर्टिव सेंटेंस होगा। ये नरेशन में हम इसको विधिवत समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझ लें, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। जैसे नरेशन में होता है, मोहन सेड हु आर यू, मोहन सेड व्हाई आर यू गोइंग देयर। तो व्हाई आर यू गोइंग देयर, ये तो इंट्रोगेटिव है। जब इसको आप नरेशन करते हैं तो व्हाई के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद तब क्रिया जाएगी, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन इतना आप समझिए, परिवर्तन अथवा बिना परिवर्तन के साथ करेक्शन है। ये बताते हैं हम। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वेंट टू दिल्ली, ही आस्क्ड मी व्हाई, he asked him why I went to Delhi, I went to Delhi। अब देखिए, हम समझा जो रहे थे यही है। यदि इंट्रोगेटिव शब्द आता है तो उसके बाद, क्योंकि ये नरेशन हुआ रहता है, इसलिए इस माने इसके बाद प्रसूचक शब्द के बाद कर्ता आएगा, और कर्ता के बाद तक क्रिया आएगी। ये महत्वपूर्ण है किसी में भी, क्योंकि नरेशन जब हो जाता है तो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस पूरा ये सेंटेंस हो गया, तो ये केवल प्रसूचक शब्द कनेक्टिव का कार्य करता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता। जब ये कनेक्टिव का कार्य करता है तो वाक्य तो पूरा जुड़ गया, नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास दोनों एक हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो इसके बाद प्रसूचक शब्द के बाद सदैव क्या करता आएगा, फिर क्रिया जाएगी। इस तरह से मैं आपको मैंने ये बता दिया। इसमें कुछ रूल्स और हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स।